नमस्कार साथियों, मैं विनय स्टडी पॉइंट 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी इंडियन पॉलिटी की 5th क्लास है। इससे पहले हम इंडियन पॉलिटी की 4 क्लासों को ऑलरेडी हम कर चुके हैं। साथियों, आज की जो क्लास है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण तो है, साथ ही साथ आज की क्लास उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में रुचि रखते हैं या डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानना चाहते हैं। साथियों, आज की क्लास का हमारी जो चर्चा का विषय है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर नेहरू की चलती तो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बनते संविधान निर्माता। ठीक है, आज की क्लास में हम जानेंगे कि कौन सा वो व्यक्ति था जो डॉक्टर अम्बेडकर का प्रतिद्वंदी था, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में दावेदारी कर सकता था। ठीक है, तो आज की क्लास में उस एक व्यक्ति का नाम और जिसका हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कौन थे, आइवर्जनी। इस व्यक्ति के बारे में हम आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे कि आइवर्जनी कौन था और इसने साथ साथ कौन कौन से देशों के संविधान का निर्माण इसने किया है। ठीक है, और इसका भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्लास में हम जानेंगे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, जिसे आधुनिक भारत के पिता या आधुनिक भारत के जन्मदाता जनक कहा जाता है और इन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार जैसे निर्माता के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी लेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे। सबसे पहले हम बात करें, जो संविधान की बात करें, संविधान और अम्बेडकर का नाम जो है स्वाधीन भारत में एक दूसरे के पर्याय माना जाता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जहाँ एक शब्द की बात करें, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें या संविधान की बात करें, जब किसी एक शब्द के बारे में चर्चा करते हैं तो दूसरे शब्द का नाम स्वतः ही आ जाता है। जैसे कि अगर हम संविधान शब्द की बात कर रहे होते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम स्वयं आ जाता है, और जब हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर रहे होते हैं तो हम संविधान शब्द का बात ऑटोमेटिकली आई जाती है। साथियों, आज की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि आधुनिक भारत के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में किस प्रकार से निर्वाचित किया गया उनको, तथा अर्थात हम जानेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो संवैधानिक यात्रा है वो किस प्रकार से उन्होंने तय की, वो किस किस चीज़ों से चुनकर आए थे। इन्हीं के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे, आपको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद संविधान का निर्माण किया और उससे संविधान की जो ड्राफ्टिंग जो आपकी संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हाथों में समर्पित कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अम्बेडकर जो थे और उनके जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध बताए जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जब संविधान सभा का जब अंतिम बैठक बुलाई गई 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, उस अंतिम बैठक के दिन जब वो अंतिम बैठक होती है तो उस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके बारे में एक ऐसी बात करते हैं जो उनके हृदय को प्रफुल्लित कर देती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि मेरे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में मेरे द्वारा कोई सबसे अच्छा कार्य किया गया है तो वह ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर को चुनना है। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत हल्की लग रही होगी, लेकिन ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है, अपने आप में इतिहास के पन्नों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और हम डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके थोड़े से इतिहास के बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। आइए इनके बारे में कुछ संक्षिप्त में डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे। तो आप बताइए, आज की क्लास में हम जानेंगे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको बताना है कि आपका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर है। आपका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। आपकी माताजी का नाम जो था वो था भीमाबाई मुबारककर। और आपका जो पहला विवाह हुआ वो 1906 में रमाबाई अम्बेडकर के साथ में हुआ, जो कि 1906 में हुआ था, और आपके साथ वो 1935 तक आपके साथ जीवन काल बिताती हैं। और आपका जो दूसरा विवाह हुआ वो सप्ता अम्बेडकर के साथ में हुआ, जो कि आपके 1948 में आपका दूसरा विवाह हुआ 1948 में, जो कि आपके साथ 1956 तक रहती हैं। 1956 में आपका परिनिर्वाण हो जाता है। उसके बाद हालांकि सप्ता अम्बेडकर की जो मृत्यु है वो आपकी 2003 में आके होती है। और हम आपके बारे में शिक्षा के बारे में बात करें तो आपकी जो एजुकेशन है वो आपने एल्फिस्टन हाई स्कूल बॉम्बे विश्वविद्यालय से कर रखी है। आपने 1915 में MA अर्थशास्त्र से कर रखा है। आपने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD कर रखी है। आपने 1921 में मास्टर ऑफ साइंस कर रखा है। आपने 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस कर रखा है। और आपको डॉक्टर ऑफ साइंस आपने जो कर रखा है इसमें आपने एक थीसिस भी लिखी है, इसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया। आपने एक थीसिस लिखी जिसमें आपने भारत की रुपये की समस्या के बारे में जिक्र किया। उसी की बेसिस पे आपकी RBI की स्थापना 1935 में की जाती है।
ठीक है, आपके संघ के रूप में, अपने संघ के रूप में समता सैनिक दल की स्थापना की, आपने स्वतंत्र श्रम पार्टी की स्थापना की, आपने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। आपका जो राजनीतिक विचारधारा रही वो समानता के प्रति रही, इक्वलिटी के प्रति रही। आपके बारे में आपकी जो आपकी जो संतान थी वो जसवंत अम्बेडकर थी। आपकी राजनीतिक दल के बारे में बात करें तो आपने राजनीतिक दल के रूप में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, आपने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, आपने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। आपकी अन्य राजनीतिक पार्टियों के बारे में चर्चा करें तो आपने सामाजिक संगठन के रूप में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की, आपने समता सैनिक दल की स्थापना की, आपने शैक्षिक संगठन के रूप में डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, आपने द बॉम्बे शेड्यूल कास्टेड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की, आपने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। आपके धार्मिक संगठन के रूप में बात करें तो आपने धार्मिक संगठन के रूप में आपने भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। तो ये आपको पुरस्कार या सम्मान के रूप में आपको 1956 में बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया, आपको 1990 में भारत रत्न से सम्मान दिया गया, आपको 2004 में आप पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम्स बने, आपको 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड भी दिया गया, और आपकी जो मृत्यु है या आपका जो परिनिर्वाण है वह 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में आपका परिनिर्वाण हुआ दिल्ली, जिसे आज हम डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के नाम से जानते हैं। और आपके समाधि स्थल को हम चैत्य भूमि मुंबई, जो महाराष्ट्र में है, के नाम से जानते हैं। तो यह है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। आज हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ और बातें जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार और आज़ाद भारत के पहले न्याय मंत्री भी थे। संविधान संकट की हर घड़ी में आप बात करें, डॉक्टर अंबेडकर ने, आपको पता है, ये संविधान लिखा, और संविधान के बारे में आपको पता है, मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था कि संविधान संकट की हर घड़ी में राष्ट्र को राह दिखाने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। राजनीति की दुनिया हो या फिर सामान्य लोग, ज़्यादातर को पता है कि संविधान सभा ने जिस संविधान को स्वीकार किया था उसे सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे हम डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में। और भारतीय संविधान की अपनी पृष्ठभूमि है। संविधान सभा का गठन इस सभा के लिए जुलाई 1946 में किया गया था। जैसे कि आपको पता है कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। उस कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर या अनुशंसा के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। आप कह सकते हो कि पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर इतना बड़ा चुनाव हुआ था, कुछ आज के संसदीय चुनावों की तरह कह सकते हो। हाँ, उस समय में, हालांकि उस चुनावों में कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद और गोवा जैसे राज्य उस समय शामिल नहीं थे, क्योंकि जूनागढ़ और हैदराबाद के नवाब भारत में विलय नहीं चाहते थे। ये आपको बता दें कि जब अंग्रेज़ भारत को आज़ाद करके गए तो माउंट बेटन योजना के, जो आपकी 3 जून की योजना आती है, उस माउंट बेटन योजना के तहत जो रियासतें थी उन राजाओं से कहा गया कि चाहे तो वो भारत में विलय कर सकते हैं, चाहे तो वो पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं, चाहे अगर वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र रहने की प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। ठीक है, उसमें कुछ राज्य, एक आपका, हालांकि गोवा जो था, गोवा की बात करें तो गोवा था पुर्तगालियों के अधीन था। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा हरि सिंह अपने ढंग से सोच रहे थे, क्योंकि आपको बता दें हरि सिंह का मानना ये था, क्योंकि कश्मीर की जनसंख्या के बारे में बात करें तो कश्मीर की जनसंख्या जो थी उसमें 70% जो जनसंख्या थी मुस्लिम जनसंख्या थी उस समय, और लगभग 30% जो पॉपुलेशन थी वो आपकी हिंदू पॉपुलेशन थी। तो मतलब जो राजा हरि सिंह का मानना था कि अगर वो भारत के साथ जाते हैं तो उनकी जो 70% जो मुस्लिम आबादी है उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। यदि वो मुसलमानों के साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो उसकी जो हिंदू प्रजाति है वो उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। इसलिए वो किसी राज्य के साथ नहीं गए और वो फाइनली उन्होंने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया, लेकिन वो स्वतंत्र रह नहीं पाए क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने उन पर अटैक कर दिया और अंततः उन्हें विलय पत्र के आधार पर भारत में शामिल कर लिया गया। हम बात करते हैं जूनागढ़ जो रियासत थी उसको हमने वहाँ पे जन्मत संग्रह कराया, प्रिविलेज कराया, उसके आधार पर हमने उसे भारतीय संघ में उसे शामिल कर लिया। हैदराबाद को हमने किस प्रकार से शामिल किया, तो हैदराबाद का जो नवाब था वो हालांकि पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था बाद में, लेकिन भारत ने क्या किया कि भारत के जो सरदार पटेल थे वो कई रियासतों के मंत्री बनाए उन्हें,
और उन्होंने कई राज्यों रियासतों को मिलाने के लिए, इस प्रकार से कह सकते हो कि एक हाथ में उनके हाथ में गाजर थी, एक हाथ में उनके हाथ में डंडा था। हमारे देश में उस समय 352 रियासतें थी। उन रियासतों को भारत में शामिल कराने का बहुत बड़ा सहयोग जो था सरदार पटेल जी का था। इस लिहाज से आप इतना बड़ा भारत का जो अखंड भारत देख पा रहे हो वो सरदार पटेल की बदौलत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सरदार पटेल ने बड़ा अहम काम किया, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रियासतों को शामिल करने में भारत में। तो उसमें से एक रियासत थी सरदार पटेल, जो उनमें से एक रियासत थी आपकी हैदराबाद। उस हैदराबाद पर सरदार पटेल के द्वारा पुलिस कार्रवाई की गई, जिसे हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। सामान्यतः ऑपरेशन पोलो जो था हैदराबाद के लिए किया गया था, उसी पुलिस कार्रवाई वहाँ पे की गई। उस पुलिस कार्रवाई के आधार पर ही हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया। भारत में उसके बाद हम देखते हैं कि कश्मीर को, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी पहले बताया था कि कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर महाराजा जयसिंह के द्वारा 1949 में हस्ताक्षर किए गए। उस एनेक्सेचर के आधार पर कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि गोवा उस समय भारत का अंग नहीं था। गोवा पर पहले पुर्तगालियों का शासन था। गोवा को 1963 में भारतीय सैनिकों के द्वारा उस पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। उसके बाद पुर्तगाली भारत को छोड़कर गए थे और तब जाके जो गोवा था वो भारत का अंग बना 1963 में आके। अब आके बात करते हैं कि संविधान सभा के चुनावों को ठीक पहले 13 महीने बाद अगस्त 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। इस समिति के 7 सदस्य थे, जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। उसमें डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे, उसके 7 सदस्य अन्य थे, इसमें के एम मुंशी, सादुल्ला, ठीक है। इस प्रकार से टोटल आपके 7 सदस्य में शामिल थे। लेकिन हम इसकी बात करें, लेकिन इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाने से पहले कांग्रेस का मंथन इस पर जारी था। तब ज़्यादातर फैसले जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ही लेते थे। इसकी वजह थी पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम सरकार का अगुवा बन जाना। जैसे कि आपको बता दिया था मैंने फर्स्ट, इससे जो पिछली क्लास है, मेरी चौथी क्लास है, उसमें मैंने बताया था कि अंतिम सरकार भारत में 1946 में बनाई गई थी। इस अंतिम सरकार का उद्देश्य सिर्फ ये था कि भारतीयों को सरकार के मामले में अवगत कराना था कि सरकार किस प्रकार से चलती है। सामान्यतः इसका जो मुख्य अधिकारी कह सकते हो, जो अगुवा बनाया गया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इस पर जो पद पर जो काबिज थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू काबिज थे। आगे हम देखें, एक मिनट आगे इसके बारे में चर्चा करें तो आपको पता है कि जुलाई में संविधान सभा का चुनाव हुआ और इसके करीब कुछ महीने भर बाद 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा की तरफ से अंतिम सरकार बनी। और यहीं से एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, आइवर ज़ैनिंग का नाम यहीं से सामने आता है। बहुत कम लोगों को पता है कि अगर पंडित नेहरू की चलती तो ब्रिटिश नागरिक आइवर ज़ैनिंग ही संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन होते। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को चुनने से पहले एक व्यक्ति को और किसी व्यक्ति को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा था। वो व्यक्ति था आइवर ज़ैनिंग, ब्रिटिश नागरिक आइवर ज़ैनिंग। साथियों, संविधान सभा ने पहले जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष चुना। उपाध्यक्ष के नाते हुए अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। नेहरू की अगुवाई वाली वह सरकार वैसे ही संविधान सभा के प्रति जवाबदेही थी जैसे आज की सरकार संसद के प्रति जवाबदेही होती है। उस सरकार में नंबर 2 पर थे सरदार पटेल कांग्रेस के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता भी थे, लिहाजा ज़्यादातर फैसलों में इन्हीं दोनों का हाथ होता, इन्हीं दोनों की ज़्यादा चलती थी। जब ड्राफ्ट कमेटी की तैयारी चल रही थी तो महात्मा गांधी ने जून 1947 में जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि इस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जा रहा है। तो छूटते ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा आइवर ज़ैनिंग, ब्रिटिश संविधानविद आइवर ज़ैनिंग। उन्होंने इस बात को सुझाया गांधी जी को। आप सोचेंगे क्या डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए थे या नेहरू ने ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष चुनना नहीं चाहते थे? तो आपको मैं बता दूं कि जब 29 अगस्त 1947 को जब डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, हालांकि उस समय उनको डॉक्टर अम्बेडकर को चुना गया, तो आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत राष्ट्र का, अखंड भारत का विभाजन हो जाता है और वो पाकिस्तान और भारत के 2 टुकड़ों में पड़ जाता है। और आपको बता दूं कि डॉक्टर अम्बेडकर जिस सीट से चुनाव लड़कर आए थे, जिस सीट से चुनाव जीतकर संविधान सभा में आए थे, उसको विभाजन के तहत वो सीट पाकिस्तान में जा मिली थी। अर्थात वो सीट जो थी आज भारत का अंग नहीं रही थी। अतः आप जानते हो कि संविधान सभा जब पुनः मिलती है तो संविधान के अंग नहीं रहते हैं, मतलब संविधान सभा के वो सदस्य नहीं रहते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आप थोड़ी सी आगे और देखते हैं। जवाब है कि डॉक्टर अम्बेडकर का बंगाल से संविधान सभा में चुना जाना। नेहरू ने गांधी से जैनिंग का नाम बताया, तो उन्हें लगा कि इसमें गांधी जी इस बात को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन गांधी ने नाम मंजूर कर दिया। नेहरू को लगता था कि मैं अगर डॉक्टर आइवर जैनिंग का नाम सुलझाऊंगा तो शायद गांधी जी इससे प्रसन्न होंगे और उसको मंजूरी दे देंगे, लेकिन नेहरू को शायद ये गलत सोच थी। गांधी ने ऐसा नहीं किया और गांधी ने उनसे कहा, उनका मानना था कि भारतीय संविधान की जो संविधान निर्मात्री जो ड्राफ्टिंग कमेटी बने उसका अध्यक्ष कोई भारतीय ही हो, ये गांधी का मानना था। नेहरू ने तर्क दिया कि जैनिंग जो है ब्रिटेन के जाने माने संविधानविद हैं। गांधी जी ने नेहरू से कहा कि जैनिंग ब्रिटेन के कानूनी जानकार हैं, जबकि हमारे पास, तो उन्होंने महात्मा गांधी ने भी यही कहा, हमारे पास भी बहुत योग्य कानूनी जानकार हैं, वो भी भारतीय हैं, वो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। साथियों, इस तरह डॉक्टर अम्बेडकर बने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, अब आपको बता दूं, इस कमेटी ने ही संविधान सभा के संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था। ऐसे अगर मसौदे की बात करें, एक रफली मसौदे की बात करें तो इस वैसे मसौदे को सबसे पहले मैसूर निवासी और तब के जाने माने वकील वेनेगल नरसिम्हा राव, जिसे हम वीएन राव के नाम से जानते हैं, इन्होंने तैयार किया था। आपको बता दूं, जैसे कि हमारे 1942 में जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 से हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी के लिए एक मिशन भारत भेजा गया था, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन ने भारतीयों को सहयोग के लिए बात कही कि आप हमारे द्वितीय विश्व में सहायता की हेल्प कीजिए, अपनी कुछ सैनिक सहायता के लिए हमें भारत आया था वो, लेकिन भारतीय नेताओं ने इसको अस्वीकार कर दिया और इसे पोस्ट डेटेड चेक देकर इसे संबोधित किया था। तो उसी समय, क्योंकि जब आप क्रिप्स मिशन आ गया और भारतीयों की जब उन्होंने, हालांकि उसने मांग रखी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम आपके लिए संविधान सभा की मांग रखेंगे, तो कम से कम ऐसा तो हमें फील हो चुका था कि भविष्य में हम कभी भी आज़ाद हो सकते हैं, तो इसके लिए हम अपने संविधान की पहले से प्रक्रिया को तैयार कर लें। तो इसी के तहत 1943 में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने उन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने के खर्चे की जिम्मेदारी दी। इसके बाद कांग्रेस ने अपने खर्चे पर उन्हें दुनिया भर के देशों की जानकारी के लिए भेजा था, दुनिया भर की उन्हें यात्रा कराई थी और संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बोला था। उसी मसौदे की जांच डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्ट कमेटी ने की थी। आगे देखते हैं कि आइवर जैनिंग। अब देखेंगे कि आइवर जैनिंग कौन थे। फर्स्टली इस आइवर जैनिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं कि आइवर जैनिंग, साथियों, जो आइवर जैनिंग थे, आइवर जैनिंग ब्रिटिश के जाने माने संविधान विशेषज्ञ थे। संविधान की ड्राफ्ट कमेटी का इनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था। पहले नेहरू ने इन्हें पत्र लिखकर इनको बुलाने वाले ही थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने गांधी से चर्चा करने की सोचा था। हालांकि गांधी ने इनको अध्यक्ष चुनने से मना कर दिया और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर की चुनने की बारी आती है। हालांकि अभी हम डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में चर्चा करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर किस प्रकार से संविधान सभा में आते हैं। उसके लिए हमारी वीडियो को थोड़ा लास्ट तक पेशेंस धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी और लेते हैं। ये ब्रिटेन के जो आइवर जैनिंग थे, ये ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ थे। संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष ना बनाए जाने के कारण उन्हें काफ़ी तकलीफ थी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने भारतीय संविधान की आलोचना भी की। आपको बताना है, इन्होंने भारतीय संविधान की, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने भारतीय संविधान की आलोचना भी की। हालांकि इन्होंने जब कर्नाटक में एक जो बैंगलोर का जब अधिवेशन हुआ तो इनको वहाँ पर बुलाया भी गया, तो उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें भी कहीं। आइवर जैनिंग ने भारतीय संविधान को उधार का थैला और वकीलों का स्वर्ग कहा। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, इसमें ज़्यादातर जो भाषा है वकीलों की भाषा है, सामान्य लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड और फ्रांस के संविधान से व्यवस्थाएं और परंपरा ली गई हैं, अपनाई गई हैं। इन्होंने भारतीय संविधान को उधार का थैला बताया। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके तर्ज पर कुछ अपने पॉइंट भी बताए। उन्होंने कहा इस प्रकार से, तो जैसे कि आपको बताया कि अमेरिका में जो बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, अमेरिका में किया था, तो उसका पेटेंट तो अमेरिका के पास है, तो हमें किसी विश्व की किसी अन्य देश को बल्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसी बातों को तर्ज पे देते हुए कुछ ऐसे एग्जाम्पल के तहत बताया ये जो लोग भारतीय संविधान के अंधारोपण का आरोप लगा रहे हैं, उनको शायद ये नहीं पता कि भारतीय संविधान है उनको भारतीय परिस्थिति में ढाला गया है, क्योंकि भारतीय संविधान है वो में कई विविधताएँ हैं, उन विविधता के आधार पर भारतीय संविधान को बनाया गया है, उसमें कई परंपरा को ढाला गया है, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उनमें अडेप्टेशन उनका किया गया है। आगे हम देखते हैं कि शायद जैन को लगता था कि वह अगर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष होते
तो वे बेहतर संविधान बनाते। जैनिंग भले ही भारत के संविधान की समिति के सदस्य ना मतलब अध्यक्ष ना बने हो, लेकिन वह कई देशों के संविधान बनाने वालों में रहे हैं या सलाहकार के रूप में रहे हैं। आपको बता दूं कि आइवर जैनिंग, जिसका हम नाम की चर्चा कर रहे हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति है, शायद इसने ये बात सही है कि इसने भारत का संविधान लिखने की इसको मौका नहीं मिला, लेकिन इस व्यक्ति ने कई और देशों के संविधान भी लिखे हैं, और जब उसमें संविधान लिखे हैं या फिर उन संविधानों में सलाहकार के रूप में भूमिका निभाई है। जैसे कि कुछ संविधानों के बारे में बात करें, उनको उनके बनाए या सलाह दिए गए संविधानों की तरफ देखें तो पता चलेगा कि वह कितने सही थे, उनकी सोच कितनी सही थी, इसके बारे में आपको पता चलेगा। जिस जैनिंग को हमारे यहाँ मौका नहीं मिला, उन्हीं ने कुछ दिन बाद तत्कालीन सिलोन जिसको आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, सिलोन का संविधान बनाया, जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। जैनिंग को स्वाधीन सिलोन का संविधान बनाने की जिम्मेदारी सिलोन के प्रधानमंत्री DS सेनानायके ने दी थी। 1955 में यह संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, लेकिन कितने दिन तक चला यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यह संविधान महज 6 साल तक चला था। आप सोचिए, उस व्यक्ति के संविधान को मात्र 6 साल तक चला था, जो भारत का संविधान लिखने जा रहा था। आगे उसकी और भी कहानियां हैं, इसको हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, आइवर जैनिंग को मलेशिया का संविधान तैयार करने वाले रीड कमीशन का सदस्य बनाया गया। वह 1956 से 1957 तक मलेशिया की संविधान समिति के सलाहकार भी रहे। इस व्यक्ति को मलेशिया के रीड कमीशन का सदस्य बनाया गया था और वहाँ का ये सलाहकार भी रहा था। और आगे देखेंगे तो आपको इसके थोड़े से फैक्ट और नजर आएंगे। इसके 2 साल बाद 1959 में उन्हें नेपाल के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का सलाहकार बनाया गया। इस संविधान का हाल देखिए, नेपाल ने उसी संविधान के तहत स्थापित राजतंत्र खत्म हो गया, एक राज खानदान का खात्मा हो गया, समूचे खानदान की हत्या कर दी गई थी। वहाँ पर पूरे राजतंत्र, जहाँ पे राजा का पूरे खानदान की हत्या कर दी गई थी, लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर वह संविधान बदल गया। आप सोचिए कि संविधान जिस संविधान को उसने जिन देशों को उसने संविधान का निर्माण करवाया, उन देशों का हसल देखिए। साथ ही साथ पाकिस्तान की भी बारी आने वाली है। देखिए, जैनिंग पाकिस्तान सरकार के संवैधानिक सलाहकार रहे, लेकिन वहाँ संविधान की बार हत्या होती रही, लेकिन मतलब सैनिकों का सर्वोच्च वहाँ पे वर्चस्व रहता है। आपको पता है कि वहाँ पे पाकिस्तान में बार सैनिक शासन आता जाता रहता है, लेकिन हमारे भारत में कभी भी हमारा संविधान इतना कठोर हुआ है, इतना स्थापित है कि हमारे संविधान के ऊपर आज तक ऐसी कोई भी घटना या आंच नहीं आई है। ठीक है, आगे और देखेंगे। आप खुद सोचिए कि जो संविधान को आइवर जैनिंग लिखने वाला था, वो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, उनमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ का संविधान बनाया, उसका हसन आपके सामने, कहीं संविधान फेल हो गया तो कहीं उसे दरकिनार कर दिया गया। वहीं आप जैनिंग के संविधानों की कामयाबी दर देखिए और अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा बनाए गए संविधान की दर देखिए। इसी संविधान की दिखाई राह पर चलते हुए देश लगातार आगे बढ़ रहा है और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने हालांकि इसे संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की ओर आगे बढ़ रही है, जिस पर चलते हुए समाज के निचले तबके तक के अधिकार को संपन्न बनाया गया है। आपको पता है कि देश में गरीबों को भी सम्मान और समानता का अधिकार देने का हक डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम देखेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आइवर जैनिंग और डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान निर्माण के बीच में कौन उनका प्रतिद्वंदी था। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आइवर जैनिंग के बारे में चर्चा की, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में चर्चा की, साथ साथ उसके द्वारा जो लिखे गए संविधानों के बारे में चर्चा की, साथ साथ उसका संविधान जो आइवर जैनिंग के लिखे हुए संविधान थे वो कहाँ तक सफल साबित हुए या कहाँ तक वो फेल साबित हुए, इनके बारे में मैंने अभी चर्चा की है। तो अब हम जानेंगे डॉक्टर अम्बेडकर किस प्रकार से संविधान सभा में चुनकर आए थे। अब हम डॉक्टर अम्बेडकर की संवैधानिक यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। उस कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत में जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर सर्वप्रथम मुंबई के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से उम्मीदवार के रूप में चुनकर आए थे। उसके उम्मीदवार के रूप में थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस चुनाव में वो पराजित हो गए थे और सदस्य बनकर नहीं आ सके। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर सबसे पहले मुंबई से चुनाव लड़े और जिस पार्टी से चुनाव लड़े तो नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इस पार्टी से वो चुनाव लड़कर आए थे। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर की खुद की पार्टी थी, इस पार्टी से चुनाव लड़के आए हुए थे, चुनाव लड़े थे, लेकिन इस चुनाव से वो विजयी नहीं हो पाए। ठीक है, और वो संविधान सभा के सदस्य नहीं बन सके, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति का संविधान सभा और संविधान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान
होना और भूमिका का होना बहुत ही आवश्यक था। उनका संविधान सभा का सदस्य होना आवश्यक था। इसी को मद्देनजर रखते हुए फिर से मुस्लिम लीग के सहयोग से बंगाल की जयसुर कुलना नाम सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और वहां से वो विजयी रहे। बंगाल से जोगींद्रनाथ मंडल ने उन्हें बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। इस चुनाव में विजयी रहे और संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के साथ देश की बंटवारे ने, आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 का हमारा देश आज़ाद होता है। इसके लिए 3 जून 1947 की योजना बनाई जाती है, जिसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसका प्रभाव ना डॉक्टर अम्बेडकर ना केवल जीवन पर पड़ा, बल्कि उनकी सदस्यता पर भी पड़ा। जो वो डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में जिस सीट से निर्वाचित होकर आए हुए थे, वो सीट विभाजन के बाद पाकिस्तान के साथ चली जाती है। जहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर सदस्य निर्वाचित हुए थे, अर्थात वो सीट थी जयसुर कुलना, वह पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चली जाती है। जहाँ पूर्वी पाकिस्तान है, सॉरी साथियों, यहाँ पूर्वी पाकिस्तान है, इसको एडजस्ट कर लेना। पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब यह क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। आज का जो प्रेजेंट टाइम में जो क्षेत्र वो आज का बांग्लादेश में आता है। पहले से पूर्वी पाकिस्तान कहते थे हम लोग, ठीक है। इस वजह से हालांकि बांग्लादेश बनता है 1972 में, जब इंदिरा गांधी इसको हमारा भारत और पाकिस्तान को युद्ध होता है 1972 में, भारत पाकिस्तान के युद्ध होता है। उस युद्ध में हमने भारतीय मतलब जो उस समय जो तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा एक बांग्लादेश को आज़ाद स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान श्रीमती इंदिरा गांधी का रहा है। फिलहाल हम बात करते हैं कि जो उस समय जो जिस क्षेत्र से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनकर आए थे, जिस सीट का नाम था जयसुर कुलना, विभाजन के बाद वो सीट चली जाती है पूर्वी पाकिस्तान में। जैसे पूर्वी पाकिस्तान को आज जो पूर्वी पाकिस्तान है, उसको आज के प्रेजेंट टाइम पर उसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस वजह से डॉक्टर अम्बेडकर एक बार फिर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। आगे हम चर्चा करें संकट का समाधान निकालने व डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए तत्कालीन समय में मुंबई प्रेसिडेंसी से उन्हें संविधान सभा में भेजने के लिए बीजी खैर के परामर्श पर एक व्यक्ति थे M.R. जयशंकर, जो स्वयं कांग्रेस के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य थे। उनको संविधान सभा के सदस्य के त्यागपत्र दिलाया गया। उनके स्थान पर जब उनका पद खाली हो गया तो डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ से निर्वाचित कराया गया और वहाँ का संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। ठीक है साथियों, इस प्रकार से थी डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान यात्रा। तो आज की क्लास में मैंने बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ में जिन बिंदुओं को डिस्कस किया। सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर अम्बेडकर के संक्षिप्त जीवन के बारे में परिचित कराया। उसकी मैंने संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी किस व्यक्ति को सबसे डॉक्टर अम्बेडकर को बनाने से पहले किस व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुना जा रहा था, नेहरू की नीति क्या थी और सरदार पटेल किस प्रकार से इन नीतियों में निर्णय, दोनों व्यक्ति जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो सरदार पटेल, किस प्रकार से इनकी संविधान सभा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका रही। और साथ साथ हमने इस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जिस व्यक्ति का नाम था आइवर जैनिंग। कौन थे आइवर जैनिंग, इसके बारे में पूरी चर्चा की। ब्रिटेन के जो संविधानविद थे उनके बारे में, जिनका नाम आइवर जैनिंग था, उनके बारे में पूरे इस वीडियो के डिटेल में मैंने चर्चा करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ में हमने आज की क्लास में ये भी डिस्कस किया कि डॉक्टर अम्बेडकर की संवैधानिक यात्रा किस प्रकार से थी, डॉक्टर अम्बेडकर किस प्रकार से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। साथियों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो पसंद आई हो। और आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसका आपके लिए कोई चार्ज नहीं है। और आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो आपको हमारी वीडियोज़ के समय पर जो समय हमारी जो वीडियो अपलोड होती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।